RNAW सारी चीजें सेटअप करने के बाद करीब 9 महीने बाद अपने पहले एजेंट को पाकिस्तान में घुसाने का प्लान बनाती है। एजेंट का जो रियल नाम था वो तो आज की डेट तक नहीं पता चला, लेकिन RNAW के जो ऑफिसर थे वो इनको कश्मीर बेदी बुलाते थे। कश्मीर बेदी की जो हायरिंग थी वो RNAW ने पंजाब से की थी और हायरिंग कराने के बाद एक डिटेल्ड BGC करवाया गया और कई महीनों तक स्पाइंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग करवाई गई। कश्मीर बेदी को इस टास्क के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि कश्मीर बेदी को इस्लामिक ट्रेडिशन और पंजाबी और उर्दू जो लैंग्वेज थी वो पहले से ही आती थी और ये सारी चीजें की इसलिए जा रही थी क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे KN राव जो थे वो पड़ोसी देश जो थे वहां की इंफॉर्मेशन ट्रेस करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट पे कैमरा लगा के जो पाकिस्तान की साइड वाला एरिया था उसकी फोटोग्राफ्स निकालते थे और फिर ये फोटोग्राफ जो होती थी वो फोटो इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट में जाती थी और फिर उस इमेज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो पूरी चीज चल रही थी इसमें दिक्कत ये थी कि जो कैमरे थे उनकी जो रेंज थी वो खाली 70 किलोमीटर तक की थी और जो फोटोग्राफ्स भी आती थी वो उतनी क्लियर नहीं आती थी जिसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। तो इस चीज से निपटने के लिए ये डिसाइड हुआ कि अगर हमारा कोई एजेंट उस एरिया में चले जाए और टाइम टू टाइम अगर फोटोग्राफ्स देता रहेगा तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या चल रहा है। और इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कश्मीर बेदी थे उनको सेलेक्ट किया गया था। अब इसके बाद कश्मीर बेदी का नाम बदल के मोहम्मद इब्राहिम कर दिया जाता है और फिर इनको 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स की मदद के थ्रू इनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन था इसको RN काउ दिल्ली से चला रहे थे और जब कश्मीर बेदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो प्लान के हिसाब से वो वहां की सारी इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के थ्रू अमृतसर में एक घर था वहां भेजते थे और फिर वहां से एक आदमी एक सिक्योर टेलीफोन लाइन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दिल्ली में एक घर था वहां भेजता था। फिर इसके बाद एक मैसेंजर बाइक पे आता था और उस एरिया के पब्लिक टेलीफोन का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और RN काउ तक पहुंचाता था और फिर इसी के बेसिस पे सारी प्लानिंग होती थी। तो फिर कई महीनों तक ये चीज चलती है, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी फोटो आती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। उस फोटोग्राफ को देख के ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक एयरबेस पे कुछ नए अमेरिकन मेड्स APCs को एक कार्गो प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन से गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे थे। इसमें 6 F-104 फाइटर प्लेन, 7 B-57 बॉम्बर्स और 300 कैरियर्स थे जो अनलोड हो रहे थे। अब ये इंफॉर्मेशन जब ऊपर पहुंचती है तो ये चीज पता चल जाती है कि US अपने आर्म्स एम्बार्गो को तोड़ के पाकिस्तान को सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। और यही वो टाइम था जब इंडिया को समझ में आ गया था कि आगे पाकिस्तान कुछ बड़े स्टेप ले सकता है। तो इंडिया ने अपना फोकस और इन्वॉल्वमेंट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश जो है उस पे कर दिया और इस वेपन सप्लाई को लेके भी बैक चैनल से US से डिस्कशन स्टार्ट किया। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और ईयर 1970 आते आते RNAW के जो एजेंट्स थे वो लंदन में उन्होंने ठीक ठाक नेटवर्क अपना बना लिया था। तो इन्हीं इंडियन एजेंट्स में से एक एजेंट ऐसा था जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उनको फॉलो करता था, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करता था कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले पाकिस्तान अपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिट्री एक्शन प्लान करने वाला है। ये इंफॉर्मेशन पहुंचते ही एनालाइज किया गया कि इस एक्शन से इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में इनको और ज्यादा इंटरवीन करना होगा यानी कि दखल देना होगा। और फिर इसकी तैयारी इंडिया बहुत ही तेजी से शुरू कर देता है। RN काउ इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, जो उस बॉर्डर पे टेक्निकल चेक पोस्ट बनाए गए थे, उनके नंबर्स बढ़ा देते हैं और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के हर कम्युनिकेशन को ट्रेस करते हैं, हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं। सिचुएशन ये हो गई थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन आने तक RNAW के पास हर डिटेल्स थी कि इलेक्शन के अंदर किसकी जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, मिलिट्री एक्शन होगा तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हर एक चीज उनको पता चल गई थी। RN काउ ये सारी सिचुएशन एनालाइज करके इंदिरा गांधी जी को भेजते थे और इसके बाद ये भी सजेस्ट करते कि अगर इंडिया ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो एयरप्लेन्स आते जाते हैं अगर अपना एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा तो ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। एक तो रूट तो लंबा होगा ही होगा, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रीजन के ऐसे एयर स्पेस बंद करना, या तो वॉर जैसी सिचुएशन हो तभी ये करा जा सकता है। और अगर बिना किसी रीजन के इंडिया अगर ऐसा करेगा तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा जिससे इंडिया को दिक्कत होगी। अब जब ये सारी बातें चल रही थी उसी टाइम पे एक ऐसा कोइंसिडेंस होता है जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है। एक्चुअली हाशिम कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशावर गया था और वहीं पे उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट नाम के आदमी से होती है जो कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उससे बिलोंग करता था। और ये जो NLF से मकबूल भट्ट था ये हाशिम कुरैशी को इन्फ्लुएंस कर लेता है। अब हुआ क्या था कि ये जो NLF थी इसके 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर में घुस रहे थे और उनको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने पकड़ लिया था। अब NLF को इन 36 मेंबर्स को इंडिया की जेल से छुड़वाना था जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का सारा जिम्मा जो था वो हाशिम कुरैशी को दे देते हैं लोग। प्लान ये था कि हाशिम कुरैशी इंडिया में वापस जाएगा और श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करेगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके 36 लोगों को छुड़वाया जाएगा। और एज पर प्लान NLF जो था वो हाशिम को ट्रेन करके इंडिया भेज देता है। अब जैसे ही हाशिम
हाशिम कुरैशी इंडिया में घुसता है, इसको भी एजेंसीज पकड़ लेती हैं और ये खबर आरएन काओ के पास पहुंचती है। और जब हाशिम का इंटेरोगेशन होता है तो उसमें ये जो प्लेन को हाईजैक करके अपने 36 बंदे छुड़ाने का जो प्लान था, ये प्लान RNAW को पता चल जाता है। अब आरएन काओ जो थे इसको कन्विंस कर लेते हैं और एक डबल एजेंट बना देते हैं और यहां से हाशिम कुरैशी जो था वो इंडिया के लिए काम करने लगता है। अब आरएन काओ का जो प्लान था उसमें हाशिम कुरैशी को कहा जाता है कि तुम इंडियन प्लेन को जैसे हाईजैक कर रहे थे उसको वैसे ही हाईजैक करना है आपको। ये प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना है और प्लेन के अंदर RNAW के एजेंट्स होंगे और इस प्लेन को पाकिस्तान में उतारने के बाद 36 लोगों को जेल से छुड़वाने की डिमांड करनी है और उसके साथ साथ एक चीज और करनी है, जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की भी डिमांड रखनी है। और हाशिम कुरैशी एज पर प्लान 38 जनवरी 1971 को इंडिया से प्लेन हाईजैक करके लाहौर में प्लेन उतार देता है और फिर इसके बाद हाशिम की डिमांड के हिसाब से 1 Feb 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो इससे मिलने आते हैं और जैसे ये मिलते हैं ये सारी फोटोज जो थी वो मीडिया में वायरल हो जाती हैं। ये है वो फेमस फोटो। अब इसके बाद इधर इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर इस हाईजैकिंग के बारे में अनाउंसमेंट करी जाती है और इसको इंडिया पे एक अटैक की तरह देखा जाता है और इसको एक खतरा बता के इंडिया पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस था वो उसको बंद कर देता है। पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, लेकिन उसके बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो इस हाईजैकिंग को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं पब्लिकली। तो इस बात से इंडिया का जो क्लेम था उसको और हवा मिल जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान प्लेन जो था उससे सारे पैसेंजर्स थे उनको उतारा जाता है और जैसे ही सारे लोग उतरते हैं प्लेन में आग लगा दी जाती है और ये प्लेन में आग लगने की बात की फोटो है। और जितने भी एयरप्लेन में पैसेंजर थे जिसमें RNAW के एजेंट भी थे, इनको पाकिस्तान को अमृतसर के रास्ते इंडिया पहुंचाना पड़ता है और क्योंकि हाशिम कुरैशी मिला था RNAW से तो जो 36 आतंकवादी थे उनको भी नहीं छोड़ना पड़ता और एयर स्पेस जो था पाकिस्तान के लिए वो भी बंद कर दिया जाता है। ये स्टेप आरएन काओ का एक मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जाता है जिसकी वजह से आप लोगों को ये फोटो देखने को मिली।